हेलो गाइस, माई सेल्फ शुभम अग्रवाल फ्रॉम टीम आशीष। तब अपन आ गए अपनी नेक्स्ट वीडियो इन जनरल वायरोलॉजी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। ठीक है, तो इसमें अपन बेसिक अप्रोच रखेंगे कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन का आपका बड़ा क्वेश्चन आएगा, जैसे एचआईवी का मोस्ट कॉमन आता ही आता है आपका 15-20 नंबर में क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको बेसिक जनरल लैब डायग्नोसिस किस तरह से अप्रोच करनी है तो वो उस तरह से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल वायरो में अपन पूरी एक ओवरव्यू ले लेंगे कि किस तरह से क्या क्या अप्रोचेस है अपने पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। ठीक है, तो एक जनरल जैसे अपन ने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा था वैसे ही एक परफॉर्मा बनाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस। डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस, तो जैसे अपन ने डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन बैक्टीरिया का किया था, तो आपको याद है अपन ने क्या किया था? हाँ, ज़रूर याद है। माइक्रोस्कोपी करी थी, माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेनिंग करी थी, जेडन स्टेनिंग करी थी माइकोबैक्टीरियम के लिए, उसके अलावा एसिड फास्ट स्टेनिंग करी थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन आप ये सब स्टेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखता ही नहीं। मैंने क्या बताया था, वायरस की रेंज नैनोमीटर में होती है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जो अपन ने जनरल माइक्रो में वैसे ही बात करी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, अभी अपन एक परफॉर्मा बना रहे हैं, उसके बाद में आपको ये सारे जो वर्ड्स लिख रहा हूँ इनका मतलब भी समझाऊंगा। तो इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, एक होती है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी, ठीक है, और एक होती है लाइट माइक्रोस्कोपी पे अपन ने बोला कि नहीं देख सकते ना वायरस को, सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, बट कैसे लाइट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं वो भी अभी मैं थोड़ी देर पे आऊँगा। या तो आप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग कर सकते हो, जो पैथो में आप करते हो। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग में कुछ नॉर्मल सेल्स ही, अपने वायरस तो अपन को नहीं दिखेंगे, ये तो पक्की बात है ठीक है, नैनोमीटर की रेंज में होते हैं तो नहीं दिखेंगे, बट नॉर्मल सेल्स पे वायरस क्या प्रभाव डालता है, जिसको बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट। ठीक है, कि नॉर्मल सेल्स पे अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ तो वो सेल्स के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज होंगे जो स्पेसिफिक वायरस डालते हैं, और उससे अपन को इंक्लूजन बॉडीज़ देखने को मिलती है। शॉर्ट नोट भी आता है इंक्लूजन बॉडीज़ पे, और एमसीक्यूज़ भी आते हैं, अपन इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक परफॉर्मा बनाते हैं, और अपन लाइट माइक्रोस्कोपी पे इम्यूनो पेरोक्सीडेज स्टेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनिंग तो आपको याद क्या रखना है, आप डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस के अंदर कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनो इलेक्ट्रॉन, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी और लाइट माइक्रोस्कोपी में इंक्लूजन बॉडीज़। ठीक है, ये याद रखना है, इम्यूनो पेरोक्सीडेज भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजेंस। ठीक है, जो भी सैंपल आपने लिया है उसमें से आप डायरेक्ट वायरल एंटीजेंस डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर वेरियस फॉर्मेट्स होती है जो अपन इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। एलाइजा हो गई, जैसे डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो गया, आईसीटी हो गया, ये सब चीज़ें अपन कहाँ पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, इसके जस्ट जनरल के बाद जो अपन स्टार्ट करेंगे, आईसीटी का मतलब होता है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। वो कार्ड्स होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे ना, प्रेगनेंसी किट देखा है आपने, वो जो आता है प्रेगना करके जो नाम से आता है, यूरिन डालते हैं उसमें, फिर रिएक्शन, वो एंटीजन एंटीबॉडी, वो अपन सब पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में, अभी नहीं भी देखा तो अपन दिखा देंगे। और फ्लो थ्रू एसेज भी होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिससे अपन वायरल एंटीजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ जहाँ आ जाए वो अपन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की पूरी एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे पैटर्न्स अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी पहले कन्वेंशनल मेथड्स है कुछ जो अभी यूज़ नहीं करते अपन, ऑब्सोलीट है, जैसे कि एच ए आई अपन पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा में, हीम अग्लूटिनिन एग्लूटिनेशन। ठीक है, उसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट होते हैं जो नहीं करते अब। ठीक है, हेक्टिक हो जाता है बहुत, और बहुत पुराने मेथड्स हैं। तो अभी जो एडवांस्ड नई फॉर्मेट आई है उसके अंदर वही जो एलिजा की फॉर्मेट है, ठीक है, आईसीटी की फॉर्मेट्स है, फ्लो थ्रू एसेज है, ये अपन करते हैं, जिससे अपन को डायरेक्ट सैंपल में से अगर एंटीबॉडीज़ मिल सकती है। ठीक है, वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। तो ये तीसरा मेथड हो गया। उसके अलावा आपका सबसे फेवरेट मेथड कौन सा मेथड, मोलिकुलर मेथड्स। इसको अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस मैंने बैक्टीरियोलॉजी में इसलिए किया था क्योंकि वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए नहीं है। हर इन्फेक्शन में अपन मोलिकुलर मेथड्स का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट वायरल जीन्स। इससे क्या डिटेक्ट कर सकते हैं अपन, वायरल जीन्स। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मेट्स है, वही पीसीआर वाली, आपको कुछ नहीं आता तो भी आप वो लिख के ही आओगे। ठीक है, कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हर किसी में पीसीआर से क्या होगा, डीएनए डिटेक्शन कर सकते हैं अपन। और कैसे होता है इसका मेथड, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, अपन ने वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो, मोस्टली वायरस में अपन क्या करते हैं, आरटीपीसीआर। ठीक, आरटीपीसीआर से अपन आरएनए का डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बताया था मैंने, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ होता है। ठीक है, तो जो आरएनए से पहले सैंपल है, आरएनए है, उससे डीएनए में कन्वर्ट होगा और फिर वैसे ही डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होगा। उसके अलावा एक होता है रियल टाइम, या आर स्मॉल लिखा है मैंने। ठीक है, ये मैंने सब बातें वहाँ बताई है, वापस लिख देते हैं, रियल टाइम पीसीआर। इससे क्या कर सकते हो आप,
डीएनए का एम्प्लीफिकेशन तो हो गई है, क्वांटिफिकेशन भी हो जाएगा साथ में। तो क्वांटिफाई हो जाएगी कि कितनी वायरल की कॉपीज़ है। और ये आर टी पीसीआर मतलब रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। तो इससे आप आरएनए का एम्प्लीफिकेशन तो हो रही है, क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मोलिकुलर मेथड्स हो गए। उसके बाद अपन बात करें तो डायरेक्ट पांचवा मेथड जो है वो करते नहीं है अपन, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ वायरस, कि आप वायरस आइसोलेट ही कर लो और मुझे बता दो कि ये रहा वायरस, देख लो। तो कौन करेगा आज के टाइम पे वायरस का आइसोलेट, और वायरस आइसोलेट करके करना भी क्या है, तो ये ओनली रिसर्च पर्पसेस के लिए करते हैं, जिसको कुछ रिसर्च करनी हो कि इस वायरस के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी हो, जैसे कोविड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बट बाकी जो नॉर्मल इतने सारे वायरस हैं उनके लिए नहीं करते हैं। तो आइसोलेशन क्योंकि हेक्टिक क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया का तो आइसोलेट कर लेते हैं अपन। कैसे करते हैं सबको पता है, कल्चर मीडिया अपन ने पढ़े थे, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, ये सारे अगार जो थे है ना, मैकॉन्ग की अगार और वो सब। तो वो बैक्टीरिया सेल फ्री, कल्चर फ्री, सेल फ्री मीडिया पे ग्रो हो जाते हैं। बट वायरस क्या बताया मैंने, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, ये ग्रो ही नहीं होते एक आर्टिफिशियल मीडिया पे। तो इनके लिए या तो एनिमल इनोक्यूलेशन, तो कोई एनिमल पकड़ के लाओ, मोस्ट कॉमनली अपन किस में करते हैं, चूहों में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो एनिमल पकड़ के लाओ, उसमें स्टडी करो। या फिर एक होता है एम्ब्रियोनेटेड एग, एग जो होता है एम्ब्रियोनेटेड एग के अंदर इनोक्यूलेट करके स्टडी करते हैं, इनोक्यूलेशन। और एक होता है आपका मोस्ट कॉमन जो अभी थोड़ा बहुत ये चल रहा है, टिश्यू कल्चर। और इस पर आपका एक शॉर्ट नोट आता है, इसमें अपन पढ़ेंगे सेल लाइन कल्चर, ठीक है। तो सेल लाइन्स पे भी शॉर्ट नोट आता है, तो वायरस की सेल लाइन्स अपन पढ़ेंगे। 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिन्यूस सेल लाइन, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, आइसोलेशन ऑफ वायरस के अंदर सेल लाइन कल्चर, ठीक है। तो ये बेसिक अपन ने एक परफॉर्मा बना लिया कि किस तरह से अपन अप्रोच करेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ठीक है। तो वापस से एक बार मेरे साथ करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ नहीं, अपन को मेन चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो एक जनरल ओवरव्यू बना आपके अंदर कि कैसे क्या डायग्नोस करना है, ठीक है। डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोप पे नहीं दिखेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इम्यूनो इलेक्ट्रॉन, वो सब अभी डिस्कस कर रहे हैं अपन। लाइट माइक्रोस्कोपी पे वायरस नहीं दिखेगा, बट इंक्लूजन बॉडीज़ दिखेगी, वायरस स्पेसिफिक होती है, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा वायरल एंटीजेंस डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं, मोलिकुलर मेथड्स कर सकते हैं, पीसीआर, आरटीपीसीआर, वो सब, ठीक है। और आइसोलेशन कर सकते हैं वायरस का, बट करते नहीं है, ठीक है, हेक्टिक काम है। तो एनिमल आइसोलेशन या एम्ब्रियोनेटेड एग इनोक्यूलेशन, हैन का एग यूज़ करता है, ठीक है। और टिश्यू कल्चर जो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जो जो रेलेवेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। ये परफॉर्मा आपको बहुत अच्छे से एकदम रटा हुआ होना चाहिए। आप ये परफॉर्मा भी लिख दोगे ना, 5 में से 3.5 नंबर एग्जैक्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये परफॉर्मा के आप स्नैपशॉट ले सकते हो, क्यों स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अभी अपन इसको बिगाड़ देंगे, ठीक है। पढ़ेंगे जब धीरे धीरे तो अपन इसको बिगाड़ देंगे, ओके। तो अब अपन देखते हैं एक एक करके, बाकी नहीं भी लो तो नोट्स में आपको इससे भी अच्छा मिला लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो इसके अंदर सबसे पहला अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपन पढ़ चुके हैं जनरल माइक्रो में, जब माइक्रोस्कोपी वाली वीडियो में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, बस इतना पता होना चाहिए कि अगर कभी पूछ ले तो इसमें स्पेसिमेन जो है वो नेगेटिव स्टेन करता है। वो स्टेन का नाम अगर पूछ ले तो स्टेन किससे करते हैं अपन, पोटेशियम फोटोटंगस्टेट से, ठीक है। फोटो टंगस्टेट, पोटेशियम फोटो टंगस्टेट से स्पेसिमेन को नेगेटिव स्टेन करते हैं और फिर इसको स्कैन करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आप क्या क्या देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वायरस की मॉर्फोलॉजी देख सकते हो, तो आपको शेप का पता चल जाएगा। अब शेप अपन ने पढ़े थे तो आपको याद हुए हो तो बताओ मुझे, रेबीज़ का क्या शेप होता है, बुलेट शेप का वायरस है, ठीक है। रोटा का बताया था, रोटा क्या है, साइकिल के व्हील शेप का वायरस है। कोरोना का आपको पता होगा, पेटल शेप्ड, इसके अंदर पेटल शेप्ड रोज़ के पत्तियों जैसे पेप्लोमियर्स बाहर दिखते हैं, ठीक है। तो ये वायरस के सबके अलग अलग शेप्स होते हैं, जो अपन ने बात करी थी है ना पिछली वीडियो में। एडेनो वायरस का स्पेस व्हीकल शेप का होता है, ठीक है, स्पेस व्हीकल शेप का। एस्ट्रो वायरस स्टार शेप का होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से आप शेप पढ़ सकते हो, ठीक है, शेप का पता लगा सकते हो। अब मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के नीचे इसके मॉडिफिकेशंस की बात करी, तो वो अपन देखते हैं। तो एक वर्ड मैंने लिखा इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इम्यूनो वर्ड जहाँ आ जाए मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होनी है, ठीक है। तो इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से क्या होता है कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बढ़ती है। अब ये सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी अपन पढ़ेंगे जब इम्यूनोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बस बेसिक बात याद रखना कि इसमें अपन क्या करते हैं, एंटी वायरल एंटीबॉडीज़ ऐड कर देते हैं। अब उसमें क्या था, अपन ऐसे ही मतलब आंख बंद करके निशाना लगा रहे थे, ठीक है। अब इसमें अपन आंख खोल के निशाना लगा रहे हैं। सिंपल सी ये बात समझना कि आपको सस्पेक्ट है कि हाँ इस बंदे को रोटा वायरस का हो सकता है, क्योंकि डायरिया है, स्टूल का सैंपल है आपको, और मोस्ट कॉमन बच्चों में
जो डायरिया का कारण होता है वो रोटा वायरस होता है, ठीक है। आपको इतना सस्पेक्ट है, आप कंफर्म करना है, तो आप एंटी रोटा वायरल एंटीबॉडीज़ अगर स्पेसिमेन में मिला दोगे तो इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो ये डिटेक्ट कर लेगा रोटा वायरस को बहुत अच्छे से। समझ रहे हो आप? इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एंटी वायरल एंटीबॉडीज़ जो है वो ऐड कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि ये एग्रीगेट कर लेगी वायरस पार्टिकल्स को, ठीक है, क्योंकि वो वायरस पार्टिकल में एंटीजन है ना। आपको मोस्ट कॉमन, आप पक्का श्योर ही हो, क्योंकि स्टूल के अंदर रोटा वायरस मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो वो वायरस रोटा अगर स्टूल में होगा तो उसके पास एंटीजन है, आपने एंटीवायरल एंटीबॉडी मिला दी है, एंटी रोटा वायरल, तो वह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से वो दिखेंगे एग्रीगेट होते हुए। तो ये हो गई इम्यूनो इलेक्ट्रॉन, इससे स्पेसिफिसिटी सेंसिटिविटी बढ़ गई। एक मैंने लिखा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी नाम से पता चल रहा है कुछ फ्लोरेस होगी चीज़, चमकेगी कुछ, ठीक है। तो फ्लोरेसेंट में क्या है कि स्पेसिमेन जो है, ठीक है, स्पेसिमेन तो स्लाइड पे है ही है, ठीक है। अब आपने वही ऊपर जैसे किया है, इसको स्टेन विथ एंटीवायरल एंटीबॉडी, आपको सस्पेक्ट है वो वाली एंटीवायरल एंटीबॉडी तो डाल दी आपने, बट वो एंटीबॉडी किससे कोटेड है, कोटेड विथ फ्लोरेसेंट डाई। अब वो एंटीबॉडी तो डाली थी तो सेंसिटिविटी बढ़ी थी, अब उसको स्पेसिफिक और कोट कर दिया फ्लोरेसेंट डाई से, ठीक है। तो और वो जाके फ्लोरेस करेगी, वो वायरस पे अगर एंटीजन होगा तो वो फ्लोरेसेंस करेगी, चमकेगी, तो बहुत अच्छे से फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर आप इसको देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी। अब अपन देखेंगे लाइट माइक्रोस्कोप से कैसे करते हैं, और अपना मेन क्वेश्चन जो आता है इंक्लूजन बॉडीज़ का, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप से, और अपन देखेंगे इंक्लूजन बॉडीज़। तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना इंक्लूजन बॉडीज़, अपन बार बार उस परफॉर्मे पे आते रहेंगे, ठीक है, बट अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लूजन बॉडीज़। तो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या है, मैंने पहले ही बताया, इट इज़ अ टाइप ऑफ साइटोपैथिक इफेक्ट, एक तरह से साइटोपैथिक इफेक्ट है। मैंने क्या बताया कि सर्टेन वायरसेस इंड्यूस कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस ऑन होस्ट सेल्स। कुछ वायरस जो होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं होस्ट अपने अंदर सेल्स के अंदर, ठीक है, उन्हीं को अपन बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज़, और विच कैन बी डिटेक्टेड बाय H&E स्टेनिंग, ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी पैथोलॉजी वाली स्टेनिंग होती है, ठीक है, पिंक ब्लू वाली। तो अब अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड ऑल्टर्ड स्टेनिंग प्रॉपर्टी टू होस्ट सेल, ठीक है। कोई भी ये होस्ट सेल था तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगर उस वायरस से इसका इन्फेक्शन हुआ है तो ये सेल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और अपन वायरस को नहीं देख रहे, अपन किसको देख रहे हैं कि उस वायरस ने इस सेल के ऊपर क्या चेंज किया, वो स्पेसिफिक वायरस, ये स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन का साइन होता है, क्योंकि सारी जो बॉडीज़ होती है वो डिस्टिंक्ट साइज़ की होती है, शेप की होती है और लोकेशन की होती है हर वायरस के लिए, है ना। जैसे एक वायरस है वो इस साइज़ की बनाएगा, इस शेप की बनाएगा, इधर बनाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर बनाएगा, न्यूक्लियर के अंदर बनाएगा। तो इसका अपन देखते हैं कि क्या क्या बॉडीज़ होती है, वो अभी अपन बात कर रहे हैं, तो वो डिटेक्ट कर सकते हैं अपन लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ, याद रखना, साइटोपैथिक इफेक्ट। साइटो मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। तो ये सेल के ऊपर क्या पैथोलॉजिकल इफेक्ट डाल रहा है वायरस, वो अपन स्टडी कर रहे हैं इसको, ठीक है, समझ गए आप, साइटोपैथिक इफेक्ट, कि सेल के अंदर क्या पैथोलॉजिकल इफेक्ट वायरस डाल रहा है वो स्टडी करेंगे। तो अब आपको वापस से ये रटने वाली चीज़ें आ गई है आपके, ठीक है, कि ये दो टाइप की हो सकती है इंक्लूजन बॉडीज़। एक तो होती है इंट्रा सेलुलर इंक्लूजन बॉडीज़, जो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, सेलुलर तो सभी ये सब सेल के अंदर है, ये सेलुलर काट दो, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर है, और एक हो सकती है इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन बॉडीज़, जो न्यूक्लियर के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये दो वेज में पढ़ेंगे अपन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक और इंट्रा न्यूक्लियर, ठीक है। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक जो होगी वो एसिडिक होती है, एसिडोफिलिक होती है, तो ये पिंक कलर की दिखती है आपको, ठीक है, एसिडोफिलिक होती है तो ये पिंक कलर की, और इंट्रा न्यूक्लियर जो होती है ये बेसोफिलिक होती है, तो ये आपको ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन जो नाम पढ़ेंगे वो नाम आपको धीरे धीरे जाके याद होंगे, और हर वायरस के अंदर वो एक एक आएंगे, जैसे नेगरी बॉडीज़, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक की बात कर रहे हैं, तो नेगरी बॉडीज़ ये बनती है आपकी रेबीज़ वायरस के अंदर, ठीक है। अगर रेबीज़ वायरस का इन्फेक्शन है तो अपन रेबीज़ की लैब डायग्नोसिस में यही पढ़ेंगे कि नेगरी बॉडीज़, और ये कहाँ पे मिलती है आपको, सेरेबेलम और हाइपोकैम्पस, ब्रेन के अंदर मिलती है, वो अपन वहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको याद रखनी है, ठीक है। एक होती है पाश्चन बॉडीज़ और एक होती है गुआरनेरी बॉडीज़। तो पाश्चन बॉडीज़ जो मिलती है वो आपको वेरियोला वायरस के अंदर मिलती है, वेरियोला, और ये मिलती है आपको वैक्सीनिया के अंदर। तो वेरियोला वायरस का याद है आपको क्या कराता है, ये अपन पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो पी फॉर पॉक्स और पी फॉर पाश्चन तो ये दोनों अलग अलग है। MCQ आया हुआ है एक बार नीट PG 2017 के अंदर, ये MCQ आया था कि पॉक्स वायरस जो है, स्मॉल पॉक्स वायरस, वो कौन सी इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है। ऑप्शन में पाश्चन था, गुआरनेरी था तो आपको क्या टिक करना है, पाश्चन बॉडीज़, ठीक है। उसके अलावा एक होती है मोलस्कम बॉडीज़,
तो ये सबसे सिंपल है। मोलस्कम बॉडीज़ कौन करेगा? मोलस्कम कंटेजियोसम वायरस, ठीक है, कंटेजियोसम वायरस, ठीक है। ये सारे वायरस जब अपन पढ़ेंगे ना, जब रेबीज़ पढ़ रहे होंगे जब इसका नाम ले रहे होंगे, जब ये पढ़ रहे होंगे जब इसका नाम ले रहे होंगे, तो ये सब है। बट अभी जनरल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट आया तो आपको सारे नाम लिखने पड़ेंगे, और इस पे से नीट पीजी में एमसीक्यूज आते ही आते हैं, ठीक है, एक आधा एमसीक्यू आता ही है इन बॉडीज़ पे। तो ये फाउल पॉक्स वायरस जो है वो बोलिंगर बॉडीज़ बनाता है। तो ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ हो गई। इंट्रा न्यूक्लियर को एक काउड्राई करके साइंटिस्ट था, उसने दो टाइप में बांटा, काउड्राई ए इंक्लूजन बॉडीज़ और काउड्राई बी इंक्लूजन बॉडीज़। तो काउड्राई ए के अंदर आपको दो बॉडीज़ याद रखनी है। एक तो होती है टॉरेस बॉडी जो आपकी मिलती है येलो फीवर वायरस के अंदर, और एक होती है आपकी लाइपशुल्ट्ज़ बॉडी के बारे में और अपन बात करेंगे जब अपन पढ़ रहे होंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो हर्पीस लाइपशुल्ट्ज़ बॉडी बनाता है। काउड्राई बी के अंदर आपको याद रखनी है कि काउड्राई बी आपको देखने को मिलती है पोलियो वायरस के अंदर और एडेनो वायरस के अंदर काउड्राई बी देखने को मिलती है। अब एक स्पेशल जो एमसीक्यू आता है, बोथ इंट्रा साइटोप्लाज्मिक और प्लस इंट्रा न्यूक्लियर, दोनों जो साइटोप्लाज्म में भी इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है, न्यूक्लियस में भी बनाता है, उसका एग्जांपल है आपका साइटोमेगलो वायरस CMV। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर एमसीक्यू में आता है, आपके एमसीक्यू में भी आता है, नीट पीजी में भी आता है, आउल्स आई अपीयरेंस, ठीक है, कि जैसे उल्लू की आँख जैसी इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है, तो ऐसी दो इंक्लूजन बॉडीज़ बनती है, सेम बहुत अच्छी से बनती है। आउल आई इंक्लूजन बॉडीज़ वो बनती है आपकी साइटोमेगलो वायरस के अंदर। और एक मीजल्स होता है, वो भी दोनों इंक्लूजन बॉडीज़ बताता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंट्रा न्यूक्लियर। मीजल्स के अंदर वार्देन फिंकेल्डी जाइंट सेल बनता है, वो अपन मीजल्स पढ़ेंगे जब मैं बताऊंगा, अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो वापस अपन आते हैं अपने पहले पेज पे। तो अपन ने डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देख ली, उसकी स्टेन याद रहे तो रख लेना, बाकी नाम लिखोगे बहुत है। इम्यूनो इलेक्ट्रॉन में मैंने बता दिया कि उसको टैग कर दिया विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी, तो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी बढ़ गई। फ्लोरेसेंट के अंदर आपने क्या किया कि वो टैग तो करा था एंटीबॉडी से, और उसको फ्लोरेस भी मतलब फ्लोरेसेंट डाई से भी टैग कर दिया, तो वो फ्लोरेस हो गया, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी में अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्लूजन बॉडीज़ पढ़ ली, इनके नाम धीरे धीरे ही याद होंगे, ठीक है। बार बार आप देखते रहोगे उनको तो याद हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वायरस। अब दूसरा क्या है, डिटेक्शन ऑफ वायरल एंटीजेंस। तो वायरल एंटीजेंस में मैंने बताया आप किस किस से कर सकते हो, एलाइजा से कर सकते हो, इम्यूनोफ्लोरेसेंस से, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी से, ये सब मेथड्स जो ये अपन पढ़ेंगे जब अपन पढ़ रहे होंगे इम्यूनोलॉजी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आपको लग रहा है तो एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन वायरल एंटीजेंस, जैसे कि वायरल एंटीजन को HBS एंटीजन और HBE एंटीजन डिटेक्शन करना है ना। तो ये किसके लिए करते हैं आप, हेपेटाइटिस बी के लिए, ठीक है। HBS एंटीजन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये मिल गई तो मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो रखा है। इसको डिटेल में अपन कब पढ़ेंगे, जब हेपेटाइटिस बी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और आप सब ने ये हेपेटाइटिस बी का नाम याद आया, जब से याद आया, आपने वैक्सीन तो लगवाई ली होगी मेरे हिसाब से हेपेटाइटिस बी की, और नहीं लगवाई है तो भी लगवा लेना, क्योंकि ज़रूरी है ये डॉक्टर्स के लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवानी, ठीक है। उसके अलावा और एग्जाम्पल में बात बताऊँ तो NS1 एंटीजन, आप में से किसी को डेंगू हो रखा होगा तो आप डॉक्टर क्या लिखता है, NS1 एंटीजन डिटेक्शन, ठीक है। तो NS1 एंटीजन किसके लिए स्पेसिफिक है, डेंगू के लिए। वैसे ही HIV के लिए P24 एंटीजन है। तो वो सब चीज़ें अपन पढ़ रहे होंगे, इसीलिए इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे अपन। उसके अलावा स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, वायरल एंटीबॉडीज़, तो इसके भी मेथड्स अपन ने पढ़ लिए कि एलाइजा, ICT, फ्लो थ्रू, ऐसे इनों से करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें भी अपन बात करें तो HBS एंटीबॉडी, तो वो हेपेटाइटिस बी के लिए हो गई। HBC एंटीबॉडी हेपेटाइटिस बी के लिए हो गई, ठीक है। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट HIV-1, HIV-2, ठीक है, दो टाइप के HIV होते हैं, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करने को ही ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये HIV का इन्फेक्शन डिटेक्ट हो जाएगा अगर एंटीबॉडीज़ मिल गई तो, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट भी अपन इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे कि अगर IgM एंटीबॉडीज़ रेज हो रही है तो मतलब है कि रीसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। क्योंकि अपन ने पढ़ा था IgM एंटीबॉडी, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, जिसने मुझसे पढ़ा है कि IgM जो है वो अर्ली डिटेक्ट हो जाती है, और IgG एंटीबॉडीज़ जो डिटेक्ट हो रही है वो आपका क्रॉनिक इन्फेक्शन है या पास्ट इन्फेक्शन है। नहीं भी पता है जिसको तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इम्यूनोलॉजी में बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मोलिकुलर मेथड्स में कुछ डिटेल में बात करने जैसा नहीं है, क्योंकि अपन ने अलग से मोलिकुलर मेथड्स की एक वीडियो बना ली है जो आप देख सकते हैं। जनरल बैक्टीरियोलॉजी अगर आप लाइन से ही चल रहे हो तो आपने देखी होगी, ठीक है। तो PCR, RT-PCR ये सब है ना। RT-PCR से आपको HIV RNA मिल सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल HIV RNA, ठीक है, क्योंकि HIV RNA वायरस है। RNA वायरस के लिए आपको RT-PCR ही करनी पड़ेगी, DNA वायरस के लिए आप PCR कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अपन ने और भी फॉर्मेट्स वहाँ पढ़ी थी, ठीक है। और फॉर्मेट्स भी पढ़ी थी ना, जैसे आपको याद आ रही हो तो मल्टीप्लेक्स PCR पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सिंड्रोमिक डायग्नोसिस के लिए अपन ने वहाँ भी बात करी थी, सिंड्रोमिक
डायग्नोसिस के लिए। जैसे कोई भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से वायरस इन्फेक्शन करते हैं, उनके सारे पैनल्स, सारे प्राइमर्स उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लेक्स के अंदर ऑटोमेटेड मशीन है। जैसे कौन कौन से होता है, एक तो आपका एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, पैरा इन्फ्लुएंजा हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल हो गया। अभी मैं इतने सारे नाम लिख दूंगा, आप एकदम घबरा जाओगे, क्योंकि आपने पूरी वायरोलॉजी पढ़ी नहीं है। अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं जनरल तक ही अपने आप को सीमित रखूँगा, ठीक है। उसके अलावा और एक फॉर्मेट अपन ने पढ़ा था, बायोफायर फिल्म एरे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अपन ने पढ़ा है मॉलिक्यूलर मेथड में बहुत अच्छे से। बायोफायर फिल्म एरे में क्या है कि इसमें भी सिंड्रोम स्पेसिफिक पैनल्स होते हैं। जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अलग पैनल है, जीआई ट्रैक्ट का अलग पैनल है, तो उसके अंदर फिर बहुत सारे 20 से 25 प्राइमर होते हैं अलग अलग वायरसेस के, तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। और आरटी, ये रियल टाइम, आर स्मॉल होता है इसमें, रियल टाइम। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये क्वांटिफाई कर रहा है कि कितनी वायरल की कॉपीज़ है, तो आपको ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स से भी पता चल रहा है कि आज आपने आरटीपीसीआर किया, ट्रीटमेंट चालू कर दिया, 4 दिन बाद बंदा वापस आया, अब उसका आरटीपीसीआर करो तो वायरल की कॉपीज़ क्वांटिफाई हो रही है, तो कम होनी चाहिए, कम हो रही है तो ही ट्रीटमेंट लागू हुआ है, वरना बैड रिस्पॉन्स आ रहा है, प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उससे पता चल सकता है। अब अपना लास्ट बच रहा है, मैंने इसलिए बोला था कि पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि अब आपका ये कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, ठीक है। अब लास्ट अपना है आइसोलेशन ऑफ वायरस। तो आइसोलेशन ऑफ वायरस की अगर अपन बात करें, तो मैंने क्या बताया कि ये नॉर्मल सेल मीडिया में, कल्चर मीडिया में, सॉरी, नॉर्मल कल्चर मीडिया में ये ग्रो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए अपन को आर्टिफिशियल सेल मेथड्स, जैसे कि अपन एनिमल इनोक्यूलेशन, ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग इनोक्यूलेशन और टिश्यू कल्चर करते हैं, सेल लाइन कल्चर, तो ये अब अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन एक एक करके पढ़ रहे हैं। अब ये वाले पे आ गए अपन, ठीक है ना। परफॉर्मा, आप भूल तो नहीं रहे, सही बने हुए मेरे साथ, ओके। तो अब अपन देखते हैं आइसोलेशन ऑफ वायरस, ठीक है। और आइसोलेशन के अंदर सबसे पहला मेथड क्या बताया मैंने, एनिमल इनोक्यूलेशन। तो आपको लगता है ये मेथड अभी करते होंगे, आप खुद ही सोच के देखो, एनिमल इनोक्यूलेशन कहाँ आप एनिमल ढूंढने जाओ, और उसके फिर एथिकल इश्यूज़ कितने हैं, ठीक है। हर दिन तो आज किसी ना किसी पे केस होते जा रही है। एनिमल इनोक्यूलेशन बहुत एथिक्स वाला काम है, इसलिए नहीं करते, एथिकल इश्यूज़ है इसीलिए अपन नहीं करते। एक अपन को याद रखना है इसमें, क्योंकि एक नीट पीजी में एमसीक्यू आता है, कॉक्जेकी ए और बी वायरस जो होते हैं उनको अपन इनोक्यूलेट कर सकते हैं इन ब्रेन ऑफ सकलिंग माइस, ठीक है। तो माइस के ब्रेन के अंदर आप इनोक्यूलेट कर सकते हो कॉक्जेकी ए और बी वायरस के अंदर। करते नहीं है पर पहले करते थे। इसके रिजल्ट्स जो है वो पूछते हैं। तो कॉक्जेकी ए वायरस जो है वो फ्लैसिड पैरालिसिस शो करता है, ठीक है। और कॉक्जेकी बी वायरस जो है वो स्पेस्टिक पैरालिसिस शो करता है, स्पास्टिक पैरालिसिस। तो आपने जैसे ही कॉक्जेकी ए वायरस या बी वायरस को ब्रेन, सकलिंग माइस के ब्रेन के अंदर इनोक्यूलेट किया, तो जो अगर कॉक्जेकी ए होगा वो फ्लैसिड पैरालिसिस प्रोड्यूस करेगा और बी वाला जो है स्पास्टिक पैरालिसिस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये एक बार एमसीक्यू आया था, इसलिए मुझे बताना सही लगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा मेथड क्या देखा अपन ने, एम्ब्रियोनेटेड एग इनोक्यूलेशन, एम्ब्रियोनेटेड एग इनोक्यूलेशन, ठीक है। तो अपन एग के अंदर इनोक्यूलेट कर सकते हैं। तो ये जो अपन ने एनिमल इनोक्यूलेशन पढ़ा इससे तो बेटर है, ठीक है। बट इसका भी यूज़ नहीं हो रहा आजकल, क्योंकि ये भी इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है और कौन इतनी हेडेक पाले। तो ये इसमें अपन एम्ब्रियोनेटेड हैन का एग यूज़ करते थे, ठीक है। हैंस एग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 4 साइट्स होती है। अब हैंस के एग के अंदर 4 साइट्स होती है, डेटा स्पेसिफिक। तो अब इसकी 4 साइट्स पढ़ते हैं अपन। तो एग का स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा नॉर्मल बायोलॉजी में तो ठीक है, नहीं तो अपन 4 साइट्स की बात करते हैं। एक तो होता है योक सैक एग के अंदर, तो योक सैक के अंदर इनोक्यूलेट कर सकते हैं, योक सैक इनोक्यूलेशन। एक होता है एमनियोटिक सैक, एक होती है आपकी एलेंटोइक कैविटी, इसके अंदर इनोक्यूलेट कर सकते हैं। और एक होती है आपकी कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो इन 4 के अंदर इनोक्यूलेट कर सकते हैं। तो कई बार एमसीक्यू कभी कभार आ जाते हैं, आजकल रिसेंटली तो नहीं आ रहे, बट आपको पता होना चाहिए कि योग सैक के अंदर आप करते हो तो उसको आप याद रखना CARY, कैरी से, ठीक है। कैरी से याद रखना। वाई है जो है ये योग सैक के लिए, तो ये C फॉर क्लेमाइडिया, A फॉर आर्बो वायरस, आर्बो वायरस अपन पढ़ेंगे जैसे कि जापानीज एंसेफेलाइटिस का वायरस, R फॉर रिकेट्सिया। सर क्या बता रहे हो आप तो जनरल वायरोलॉजी पढ़ा रहे हो, बैक्टीरिया में आ गए। क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया तो सर बैक्टीरिया है, इसको आप कहाँ योग सैक के अंदर इनोकुलेट कर रहे हो। तो ये अपन ने बात पहले भी करी थी कि क्लेमाइडिया और रिकेट्सिया जो है एटिपिकल बैक्टीरिया है, ठीक है।
ये जो है नॉर्मल कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं होते, क्योंकि ये भी ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर है, वायरस से रिजेंबल करते हैं। अपन इनको पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि कैसे ये वायरस से सेम है, कैसे वायरस से डिफरेंट है, ठीक है। बट ये बात तो याद रखना है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर है, ये सेल फ्री कल्चर मीडिया पे ग्रो नहीं करते, इनके लिए अपन योग सेक इनोकुलेशन करते हैं। तो ये कैरी से आपने याद कर लिया। एमनियोटिक सेक आप आइसोलेट कर सकते हो इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, तो ये याद रहे तो कर लेना। एलेंटॉइक कैविटी जो है ये लार्ज कैविटी होती है, ठीक है, बहुत लार्ज कैविटी होती है एलेंटॉइक कैविटी। तो इसके लिए आप करते हो वैक्सीन्स के लिए, ठीक है, यूज्ड फॉर बेटर यील्ड ऑफ वायरल वैक्सीन्स, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो बनानी है तो आप एलेंटोइक कैविटी, इन्फ्लुएंजा को आइसोलेट करना है तो एमनियोटिक सेक, ठीक है। तो एक बार नीट पीजी में ये क्वेश्चन आया था, आपके यहाँ पे तो नहीं आया था, ठीक है। उसके अलावा आप येलो फीवर वैक्सीन के लिए भी यूज़ कर सकते हो एलेंटोइक कैविटी को। और कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के लिए आप याद रखना पॉक्स वायरस को इनोकुलेट करने के लिए। पॉक्स वायरस कौन कौन से होते हैं? वेरियोला वायरस होता है जो स्मॉल पॉक्स वाला, और एक होता है वैक्सीनिया वायरस, ठीक है। तो इनको आप आइसोलेट कर सकते हो। और ये विजिबल लेजन्स इसके अंदर दिखते हैं जिसको बोलते हैं अपन पॉक्स। तो ये आप जैसे ही कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के अंदर डालोगे तो कुछ विजिबल लेजन्स दिखेंगे। कहाँ पे? कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन के ऊपर, उनको बोलते हैं पॉक्स। तो पी फॉर पॉक्स, ये पॉक्स वायरस जो है ये पी फॉर पॉक्स, पढ़ते दोनों को सेम है, स्पेलिंग अलग है, तो ये लेजन्स ऐसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूसरा मेथड, एम्ब्रियोनेटेड एग इनोकुलेशन। अब अपन आ गया अपना मोस्ट कॉमन मेथड जो बहुत अच्छे से अपन को पढ़ना है, वो है टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर भी बहुत टाइप के होता है, बट अपन को इसमें पढ़ना है सेल लाइन कल्चर, सेल लाइन कल्चर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर वो सेल के अंदर ही ग्रो करेंगे, इसीलिए ये सेल लाइन कल्चर एडवांस हुआ एडवेंट हुआ है, ठीक है। तो ये अपन यूज़ करते हैं। तो इसको कैसे, एक जरा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि कैसे यूज़ करते हैं। वैसे इसकी टाइप्स ही अपन को पढ़नी है सेल लाइन्स की, बट एक ब्रीफ आइडिया अपन लेते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं सेल लाइन्स को, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि टिश्यूज़ ले लेते हैं, कोई भी टिश्यू ले लिया अपन ने, ठीक है। अब उन टिश्यू को क्या करेंगे अपन, डाइजेस्ट करना है, अपन को सेल चाहिए, ठीक है। तो टिश्यूज़ बहुत सारे सेल से मिलके बने, तो इसका क्या करते हैं, कंप्लीटली डाइजेस्ट करते हैं इसको। कैसे? विथ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स से ये डाइजेस्ट कर लेंगे, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, कोलेजनेज हो गया, ठीक है। तो इससे ये डाइजेस्ट हो जाएंगे और अपने पास फाइनली इनको फिर शेक करेंगे धीरे धीरे, और अपनी ये फिर टिश्यू है जो डिसोशिएट हो जाएगा किसके अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये सेल्स अपने पास आ गए हैं, ठीक है। और अपन को सेल लाइन कल्चर बनना है, तो सेल्स अपन ने जैसे तैसे निकाल लिया। अब एक होता है वायरल ग्रोथ मीडियम, वायरल ग्रोथ मीडियम होता है, ठीक है। वायरल ग्रोथ मीडियम ऐसा कुछ होता है, एक आपने देखा होगा तो, ठीक है, ऐसी कुछ बोतल होती है और उसके अंदर ये वायरल ग्रोथ मीडियम ऐसे नीचे सेपरेट आउट होता है। अभी मैं बात करता हूँ इसकी, तो एक ग्लास का फ्लास्क है, ठीक है। ये तो वायरल ग्रोथ मीडियम में आप क्या करते हो कि ये जो सेल्स निकले थे इनको आप वॉश करते हो, पहले काउंट करते हो कितने सेल थे, और उसको फिर आप वायरल ग्रोथ मीडियम में डाल देते हो, ठीक है। अब इसके अंदर वायरल ग्रोथ मीडियम के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स की कोई नहीं पूछ रहा कि इसके अंदर बैलेंस्ड सॉल्ट होती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और भी जैसे काफ का सीरम होता है, एंटीबायोटिक्स होती है, ठीक है। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स भी होती है। क्यों होती है एंटीबायोटिक्स? कि कोई भी बैक्टीरिया हो तो वो पहले से ही मर जाए, अपन को वायरस से खेल करना है, यहाँ बैक्टीरिया का कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, कोई नहीं पूछ रहा वायरल ग्रोथ मीडियम में क्या होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हो आप, वायरल ग्रोथ मीडियम है और आपने सेल्स मिला दिए उसमें, ठीक है। और इसको आप डिस्पोज कर देते हो, डिस्पर्स कर देते हो इन टिश्यू कल्चर फ्लास्क, टिश्यू कल्चर फ्लास्क। तो ये जो फ्लास्क है ये ग्लास का फ्लास्क है, ठीक है। ये टिश्यू कल्चर फ्लास्क की है जिसके अंदर आपकी ये मोनोलेयर शेड फॉर्मेशन हो जाती है, मोनो लेयर शीट बन जाती है सेल्स की। और फिर आप इसको इंक्यूबेट कर देते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली रखते हो इसको, खड़ा नहीं करते, ऐसे आड़ा ही रखते हैं हॉरिजॉन्टली इन प्रेजेंस ऑफ CO2, और फिर इसमें फिर ग्रोथ होती है वायरस की, वैसे वैसे देखते हैं। अब ये कैसे क्या करते हैं इतना मैंने बताया, शायद 2 मिनट तक बता रहा हूँ, ये कोई काम का नहीं है। किसी ने आज दिन तक किसी भी एग्जाम में 10 या 15 साल पहले भी नहीं पूछा है, ठीक है, कि कैसे होता है। कहीं भी MCQ फिल इन द ब्लैंक्स कुछ नहीं आया इससे, बट बेसिक एक आइडिया होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो सेल कल्चर, सीधा मैं सेल लाइन के कल्चर के टाइप बता दूँ तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो मैंने सिंपल सी बात बताई है, कुछ नहीं बताया कि टिश्यूज़ लिए, टिश्यू को डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से सेल्स बन गए, अपने पास वायरल ग्रोथ मीडियम है, उनको अपन ने सेल्स के साथ इनोकुलेट कर लिया, और सेल्स की एक लेयर बन गई है नीचे, और वो किस में डाल दिया अपन ने, टिश्यू कल्चर फ्लास्क के अंदर डाल दिया और उसको इंक्यूबेट कर दिया। तो अब अपने पास सेल लाइन्स बन गई है जो कि 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। अब वो 3 टाइप्स अपन को पढ़ना है, ओके। तो अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ सेल लाइन्स, 3 टाइप की होती है। तो एक पहला टाइप है प्राइमरी सेल लाइन्स, CL से लिख रहा हूँ मैं, प्राइमरी सेल लाइन्स। दूसरी है सेकेंडरी
या डिप्लॉयड सेल लाइंस, तो सेकेंडरी या डिप्लॉयड सेल लाइंस, और तीसरी है आपकी कंटिन्यूअस सेल लाइंस। ठीक है, तो अब इन तीन के बारे में अपन देखते हैं। तो प्राइमरी सेल लाइन सबसे आसान है, ये डिराइव होती है फ्रॉम नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल सेल से डिराइव हुई है। ठीक है, फ्रेशली टेकन फ्रॉम ऑर्गन्स, जो फ्रेशली ऑर्गन लिए उससे नॉर्मल सेल से डिराइव होती है। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि लिमिटेड ग्रोथ है, ग्रोथ आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये लिमिटेड ग्रोथ है, 5 से 10 डिवीजन सेल करेंगे, 5 से 10 सेल डिवीजन करेंगे और फिर मर जाएंगे। ठीक है, ये वाली जो है ये 10 से 50 सेल डिवीजन होंगे फिर सेल मरेंगे। ठीक है, तो ये वाली ज़्यादा अच्छी है। ये भी आपकी डिराइव तो नॉर्मल सेल से ही हुई है, डिराइव फ्रॉम नॉर्मल सेल्स। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल सेल्स जो डिप्लॉयड कैरियोटाइप होता है ना उनका, तो वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये भी नॉर्मल सेल से डिराइव हुई है। आपको याद ये रखना है कि ये 10 से 15 50 सेल डिवीजन करती है, ये 5 से 10 सेल डिवीजन करती है और फिर मर जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये लिमिटेड ग्रोथ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे कम ग्रोथ इसकी है क्योंकि मैक्सिमम 5 से 10 डिवीजन होंगे सेल के और फिर ये कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल्स इनके याद रखना है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखना है आपको, मंकी किडनी सेल लाइन, या आप मिक्सो वायरस के लिए, एंटेरो वायरस के लिए और एडेनो वायरस के लिए, तो आप याद रख सकते हो MEA से, मिक्सो, एंट्रो और एडेनो वायरस के आइसोलेशन के लिए, की ग्रोथ के लिए मंकी किडनी सेल लाइन होती है। उसके अलावा और एग्जांपल, चिक एम्ब्रियो सेल लाइन, चिक एम्ब्रियो सेल लाइन और ह्यूमन एमनियन सेल लाइन, ह्यूमन एमनियन सेल लाइन। तो ये 3 एग्जांपल याद रख लेना। अब ये तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे सेल लाइन्स के नाम तो। और ऐसा भी MCQ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी सेल लाइन, ये आएंगे मंकी किडनी सेल लाइन, चिक एम्ब्रियो सेल लाइन, ह्यूमन एम्ब्रियो सेल लाइन और HEP2। तो HEP2 कंटिन्यूस सेल लाइन का एग्जाम्पल है, तो ऐसे भी MCQ आते हैं। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल रखना, मंकी किडनी, ह्यूमन एमनियन सेल लाइन और चिक एम्ब्रियो सेल लाइन। अब डिप्लॉयड सेल लाइन में मैंने बता दिया 10 से 50 डिवीजन करेगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन। ठीक है, ये अपन करते हैं साइटोमेगालोवायरस के लिए। उसके अलावा MRC5WI38। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वैक्सीन्स के लिए, ये वैक्सीन्स बनाने के लिए काम आती है वायरस की, जैसे कि MMR वैक्सीन्स है आपकी, मीजल्स मोम्स रूबेला और रेबीज़ की वैक्सीन के लिए। ये आपको नाम याद रखना है, बस नाम याद रख लेना बहुत है। ठीक है, और आइसोलेशन ऑफ HSV के लिए भी काम आती है ये। तो आपको नाम कौन कौन से याद रखना है इसमें, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल लाइन, MRC5 एंड WI38। ठीक है, तो ये सेकेंडरी डिप्लॉयड सेल लाइन हो गई जो 10 से 50 सेल डिवीजन के बाद खत्म हो जाएगी। अब आती है कंटिन्यूअस। अब आप सोच रहे होंगे नाम से ही समझ आ रहा है, कंटिन्यूअस मतलब ये डिराइव होती है, वो दोनों तो आपकी डिराइव हो रही थी नॉर्मल सेल से, ये अपन कैंसरस सेल से डिराइव करते हैं। ठीक है, जो कैंसरस सेल्स है, और कैंसर शब्द सुनते ही आपको आता है कि अनलिमिटेड रेप्लिकेशन होता है ये। ठीक है, तो इसीलिए ये दे आर कैपेबल ऑफ इनडेफिनेट या कंटिन्यूअस सेल डिविजन्स। कितने भी सेल डिवाइड हो सकते हैं, कैंसरस सेल से डिराइव हो रही है तो ये कभी ख़त्म नहीं होगी। इट इज़ कैपेबल ऑफ इनडेफिनेट या कंटिन्यूअस नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, और यही अपन मोस्ट वाइडली यूज़ करते हैं। वो दोनों तो आपके एग्जाम में MCQ के लिए थी, मोस्ट वाइडली अपन वायरस के ग्रोथ के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो यही करते हैं। ठीक है, तो ये वाली करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हो, हेला, HEP2, KB, मकॉय, वीरो और BHK। तो इनके एग्जाम्पल ये याद रख लेना, 2-4 बार ऐसे बोलोगे ना याद हो जाएंगे। बोलो वापस से मेरे साथ, हेला, HEP2, KB, मकॉय, वीरो, BHK। ये BHK का आप एक याद रख सकते हो, इसकी फुल फॉर्म है बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन, बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन। ये आपका रेबीज़ पढ़ेंगे ना अपन, जब बताऊंगा मैं कि रेबीज़ की वैक्सीन्स के लिए ये यूज़ होती है, बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस वाली जो अपन यूज़ करते हैं, नाम से पता चल रहा है कैंसरस सेल से डिराइव हो रही है, इसलिए कंटिन्यूस सेल डिविजन्स कर सकती है। ठीक है, तो ये आपकी 3 टाइप की सेल लाइन्स होगी, जिस पे कभी कभार शॉर्ट नोट आता है, तो ये अपन ने ज़्यादा डिटेल में बात कर ली। ठीक है, अब इससे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं वायरल ग्रोथ। ठीक है, सेल लाइन के ऊपर। तो ये कुछ साइटोपैथिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। साइटोपैथिक इफेक्ट मैंने बताया कि ये सेल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साइटोपैथिक चेंजेस मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो वायरस प्रोड्यूस करते हैं सेल के ऊपर। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल याद रख लेना, मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल, MNG का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बनते हैं आपके हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर और मीजल्स के अंदर। ठीक है, और कभी कभार ये डिफ्यूज़ राउंडलिंग हो जाती है। ये अपन जब वायरस पढ़ेंगे जब आपको ज़्यादा समझ आएगा, डिफ्यूज़ राउंडनिंग एंड बलूनिंग
ऑफ सेल लाइन्स। तो ये सेल लाइन है वो एकदम से बहुत ज़्यादा राउंड और बलून जैसी हो जाती है, तो वो भी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर होती है। तो ये सबकी अलग अलग साइटोपैथिक इफेक्ट है। आपको इसमें क्या याद रखना है, सेल लाइन्स के टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिन्यूस। एमसीक्यू के लिए क्या ध्यान रखना है, ये 5 से 10 डिवीजन, ये 10 से 50 डिवीजन और ये इनडेफिनेट नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो अब अपन वापस आ जाते हैं अपना बेसिक परफॉर्मा लेबोरेटरी डायग्नोसिस के ऊपर। अपन ने बहुत अच्छे से लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ वायरल डिजीजेस पढ़ी है। डायरेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में अपन ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। वायरल एंटीजन एंटीबॉडी याद हो गया, 3 पॉइंट्स। चौथा मॉलिक्यूलर कभी नहीं भूलोगे आप। पांचवा आइसोलेशन के लिए आपको याद रखना है सेल लाइन्स वाला कंसेप्ट। ठीक है, सेल लाइन्स अलग से शॉर्ट नोट आता है, एक आपका इंक्लूजन बॉडीज अलग से शॉर्ट नोट, वेरी शॉर्ट नोट में आता है। ठीक है, और अगर बेसिक लेबोरेटरी डायग्नोसिस आया तो आपको ये परफॉर्मा जरूर बनाना है। ठीक है, तो ये अपन ने खत्म कर ली है अपनी जनरल वायरोलॉजी। अब अपन स्टार्ट करेंगे अगली जनरल, क्या स्टार्ट करेंगे, फंगस या बैक पैरासाइट, आप बता देना। ठीक है, जनरल पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट करेंगे या जनरल माइकोलॉजी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अपन ने वायरोलॉजी खत्म कर लिया। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है बट मेन सारा का खत्म अपन ने एक ही काम में कर दिया, एक ही काम में सब खत्म कर दिया। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस का ब्रीफ ओवरव्यू पूरा हो गया। ठीक है, ये ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।